हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूँ डेस्टिनी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा होगा और नहीं किया होगा तो आप लोग कर सकते हैं, बटन दबाना है आपको, है कि नहीं। बात करते हैं अपन लोग सालंक्यायन वंश। सालक्यायन वंश एक छोटा सा डायनेस्टी है, साउथ की डायनेस्टी। अब यहाँ से आपको छोटी छोटी डायनेस्टी मिलेगी साउथ की, ठीक है ना। सालिकलायन वंश भारत के दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित था। 304 ईस्वी के मध्य में इसका राज्य गोदावरी से कृष्णा नदी के मध्य में था। कहाँ पे? राजधानी वेंगी थी। क्या थी? राजधानी वेंगी थी। इस बात को आपको याद रखना है। वर्तमान में ऐसा जो क्षेत्र है पश्चिमी गोदावरी के समीप एलुरु के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सालिंक्यायन वंश में जो शासक थे मूलतः ब्राह्मण थे। इन शासकों द्वारा किए जाने वाला जो गोत्र था, ये धारण किए जाने वाले नाम उनके गोत्र से प्राप्त किए जाते थे, ठीक है ना। उनके गोत्र से नाम है ना, उनके गोत्र के अनुसार मिलते थे। यदि धार्मिक स्थिति की बात करूं तो लोग भगवान शिव के आराधक थे। आंध्र प्रदेश के इक्ष्वाकु वंश के बाद आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश के बाद क्या हुआ, इस राजवंश की जानकारी मिलती है। तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में जो प्राप्त लेख होते हैं उसके अनुसार इस राजवंश का जो शासक था मूल रूप से दक्षिण भारतीय थे। जो शासक थे आके क्या थे, मूल रूप से साउथ इंडियन थे। 5वीं शताब्दी के आरंभ में विष्णु कुनियन के शासक माधव वर्मा द्वितीय ने इस राजवंश को पराजित किया था, ठीक है ना। किसने? माधव वर्मा द्वितीय ने। बात करते हैं प्रमुख शासकों की। हस्ती वर्मा, नंदी वर्मा, विजय वर्मा, विजय नंदी वर्मा। एक छोटा सा राजवंश है। इससे जो आपको महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है, नंबर एक ब्राह्मण पूछा जाता है। नंबर एक ब्राह्मण पूछा जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कौन कौन से शासक हैं और नहीं है। तो हस्ती, नंदी, विजयदेव और विजय नंदी वर्मा। समुद्र की प्राक प्रस्ती पर शालिग्राम वंश के हस्ती वर्मा का उल्लेख मिलता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो समुद्रगुप्त प्राग प्रशस्ति उस पर क्या है, शालिग्राम वंश के हस्ती वर्मा का उल्लेख मिलता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं विष्णु कुंजन। तो विष्णु कुंजन राजवंश के संस्थापक विक्रम देव है। कौन है? विक्रम देव है। विक्रम देव है, याद रखना। इसने हालांकि बिंदु कोंडा का नाम संभवतः इस राजवंश के नाम पर पड़ा है। बिंदु कोंडा का नाम का विष्णु कुंजन के नाम पर पड़ा है। विष्णु कुंजन के मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में शासन था। गोविंद प्रथम की बात करें, विक्रम देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविंद वर्मन प्रथम था। गोविंद वर्मन प्रथम ने महाराज और चक्रवर्ती को उपाधि धारण की थी। माधव वर्मा विष्णु कुंजन शक्ति का वास्तविक संस्थापक माधव वर्मा था, जिसको हम ज्ञानाश्रय के नाम से जानते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि माधव वर्मा ने क्या किया था, संकलायन वंश का अंत किया था, पढ़ा था पढ़ने को। चलो, ज्ञानाश्रय का विवाह वाक्टक राजकुमारी से हुआ था। देखो इनका संबंध वाक्टक से, वाक्टक का संबंध गुप्त से। तो ये कहीं ना कहीं विष्णु कुंजन के रिश्तेदार हुए, उनके गुप्तों के। उसने 11 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 1000 अग्नि अष्टमक कराए थे, बस इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण माधव वर्मा। माधव वर्मा आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है भाई साहब, कितने 11 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 1000 अग्नि अष्टमक कराए थे, ठीक है ना। याद रखना, अनेक वैदिक यज्ञों को भी अनुष्ठान कराया था। इनके इनमें प्रमुख थे हिरण्यकश्यप यज्ञ, प्रजापति यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ, पुंडरक यज्ञ, भूश्रवण यज्ञ इसने कराए थे। भूश्रवण यज्ञ इसने कराए थे, किसने? आपके माधव वर्मा ने। माधव वर्मा ने। इसको अपन क्या ज्ञानाश्रय के नाम से भी जानते हैं। माधव वर्मा की विजयों की बात करो अपन लोग, तो माधव वर्मा की विजय प्रथम ऐसा प्रतीत होता है कि माधव वर्मा प्रथम का पश्चिमी महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र पर अधिकार था। उसने दक्षिण कौशलवा पूर्वी गंग राज्यों पर भी आक्रमण किया था, किंतु मौखरी नरेश ईश्वर वर्मन के हाथ उसकी पराजित हुई थी। माधव वर्मा प्रथम ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। उसकी मृत्यु के बाद राज्य को पौत्रों में बांट दिया गया था। विष्णु कुंजन वंश के अंश की बात कर अंत की बात करूं तो विष्णु कुंजन राजवंश का अंतिम शासक गोविंद वर्मन द्वितीय था। उसने पुलिकेशियन उससे क्या पुलिकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था। विष्णु कुंजन शासक स्वयं को परम महावेश्वर श्री पर्वत स्वामी क्या विष्णु कुंजन शासक स्वयं को क्या परम महेश्वर कहते थे, और श्री पर्वत स्वामी क्या थे, उनके कुल देवता थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो संस्थापक विक्रम देव हो जाएंगे। महान शासक में आपके विक्रमेंद्र आपके क्या हो संस्थापक हो गए। महान शासक में आपके ज्ञानाश्रय माधव वर्मा हो गए, और आपको अंतिम शासक में गोविंद वर्मन तिथि आपको याद रखना है। अब आते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश पर आते हैं। तो वर्धन वंश की जानकारी की स्रोत क्या है बेटा? साहित्यिक स्रोत में हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है।
वर्धन वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। हर्ष चरित में कुल 8 अध्याय, 8 खंड हैं। इन अध्यायों को उच्छावास कहा जाता है। तो 8 उच्छावास हैं। प्रथम 3 उच्छावास में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अपनी कुछ न्यूनताओं के बावजूद यह ग्रंथ हर्ष के शासनकाल का एक सजीव और समकालीन चित्र प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में हर्षकालीन भारत की राजनीति और संस्कृति की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखे थे, ठीक है ना। इसके 3 जो इसमें 8 अध्याय है, इसके शुरुआती 3 अध्याय में क्या है, स्वयं बाणभट्ट की आत्मकथा मिलती है। बात करते हैं कादम्बरी। कादम्बरी में बाणभट्ट की कृति है। कादम्बरी क्या बेटा? बाणभट्ट की कृति है। इसे संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी इसकी बाणभट्ट की है, ठीक है ना। इस ग्रंथ के अध्ययन से हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। आते हैं आर्य श्री मंजू मूलकल्प। एक प्रसिद्ध महान बौद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री द्वारा लिखा गया था। गणपति शास्त्री ने प्रकाशन में किया था 1925 में। इसमें 1000 श्लोक है। इन श्लोकों में ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक की प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। हर्षकालीन जानकारी मिलती है। हर्ष के लिए केवल हा शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। हर्ष के ग्रंथ देखो, नागानंद, श्रीधर्ष का रत्नावली। नागानंद की बात करो, नागानंद क्या था? बौद्ध धर्म से प्रभावित था। श्रीधर्ष का आपकी कुल 4 अंकों में है। इसमें वत्सराज उद्यान की अंतःपुर की कथा है। रत्नावली आपके कुल 4 अंकों में है। इसमें वत्सराज उद्यान और रानी वासवदत्ता की परिचारिका सागरिका की प्रेम कथा है। तो याद रखना, नागानंद जो आपका बौद्ध धर्म से हो गया संबंधित, इसकी हर्ष की रचना है। श्रीदस्का में कहानी है, प्रणय कथा। और रत्नावली है प्रणय कथा, ये ना। बात करते हैं पुरातत्व अभिलेख होगी। तो बांसखेड़ा लेक, बांसखेड़ा लेक, बांसखेड़ा लेक 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान से प्राप्त होता है। इस अभिलेख पर हर्ष 22 अर्थात 621 ईस्वी अंकित है। 600 ईस्वी तिथि अंकित, हर्ष संवत। तो ये संवत है, आपको पूरी याद है, हर्ष संवत, विक्रम संवत, ठीक है ना, शक संवत। बीच में और भी संवतें पढ़ी थी अभी, बीच में और भी संवतें पढ़ी हैं, उनको आपको याद रखना है। तो बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा? बांसखेड़ा से प्राप्त होता है। कहाँ पे? यूपी के शाहजहांपुर में। कब खोज होती है? 1894 में खोज होती है। इसमें ज्ञात होता है कि हर्ष ने अइच्छित भुक्ति के अंगिया विषय में स्थित करमर सागर ग्राम को दान दिया था। यह ग्राम बालचंद एवं भट्ट स्वामी नामक 2 भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दिया गया था। इस अभिलेख से हर्षकालीन शासन के अनेक प्रदेशों में पदाधिकारी को नाम मिलते हैं। इसके साथ ही राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय प्राप्त करने की जानकारी मिलती है। और इस लेख से गौड़ नरेश शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की जानकारी मिलती है। अच्छा, हर्ष, राजवर्धन, राजश्री, ये कहानी आपको तो याद आ रही होगी पूरी। चर्चा नहीं की मैंने यहाँ पे, बट ये कहानी तो आपको याद आ रही होगी। शशांक की, राजवर्धन की, राजश्री की, हर्षवर्धन की, है कि नहीं। मधुबन लेक की बात करते हैं। तो मधुबन उत्तर प्रदेश के मऊ एवं आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में है। मधुबन कहाँ पे? मऊ एवं आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में है। यहाँ से हर समय 25,631 वर्ग होती है। ये आपको याद नहीं रखना है। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति इस सोमकुंडा ग्राम को दान में देने का वर्णन मिला है। ये बांसखेड़ा अभिलेख के समान है। तो देखो एक बात बताऊं, बांसखेड़ा अभिलेख भी क्या आपका दान अभिलेख है। मधुबन अभिलेख आपका क्या दान अभिलेख है।
एओल की बात करें, एओल लेख की, तो एओल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एओल अभिलेख क्या? चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। लेकिन इसमें हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में पुलिकेशिन द्वितीय की दरबारी रवि कीर्ति ने की थी। क्या एओल अभिलेख रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। अच्छा बताओ कौन जीतता है इसमें? कौन जीतता है? हर्ष जीतता है, पुलिकेशिन द्वितीय जीतता है इस युद्ध में? बताओ, बताओ। वर्धन वंश के शासकों की बात करो अगर, तो छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी के मध्य पुष्पवती और वर्धन वंश उत्तर भारत का केंद्र बन चुका था। राजनीतिक राजधानी क्या थी इसका? थानेश्वर था। थानेश्वर कहाँ पे? हरियाणा में है। बाणभट्ट के अनुसार थानेश्वर श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आता था। हर्षवर्धन इसी वंश का प्रमुख शासक था। पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति थे। वर्धन इस वंश के राजाओं की उपाधि थी। पुष्पभूति वर्धन हो गया, तो वर्धन क्या उपाधि है? वर्धन प्राप्त वर्धन प्रारंभ में गुप्तों के अधीन सामंत अधिकारी थे। वर्धनों ने पूरी पंजाब में अपने राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्पभूति शिव भक्त था। भैरवाचार्य नामक सैफ सन्यासी पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। क्या? भैरवाचार्य नामक सैफ सन्यासी पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वर्धन वंश की वंशावली की बात करें, तो हर्षवर्धन वांसगीटा अभिलेख, बदुन अभिलेख, नालंदा एवं सोनापति की मोहरों में हर्षवर्धन की पूर्वजों की सूची दी जाती है। बांसखेड़ा में, मधुबन में दी जाती है, हमने देख ही लिया है। भाई दोनों क्या दान अभिलेख है? दोनों क्या दान अभिलेख देखा था अपन ऊपर, देखो दोनों क्या है? दान अभिलेख है। बांसखेड़ा में आपको ऐच्छिक भुक्ति की जानकारी मिलती है और वंशावली मिलती है आपको। मधुबन अभिलेख में श्रावस्ती भुक्ति की जानकारी मिलती है, क्या रखना। ऐच्छिक और श्रावस्ती दोनों अपने में महत्वपूर्ण धार्मिक चित्त हैं। इन चार राजाओं में देखो यहाँ पे लिखा है हर्षवर्धन पूर्वजों की, तो हर्षवर्धन के पूर्वज कौन बेटा? नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन। लेकिन पुष्पभूति का नाम नहीं मिलता है, पुष्पभूति का नाम नहीं मिलता है, ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन के अतिरिक्त प्रभाकर वर्धन एक महान शासक था। इसने परम भट्टारक और महाराज राज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन हर्षचरित में बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा की है। बाणभट्ट ने उसे क्या? थोड़ा हरण केसरी, मतलब हरणों को जीतने वाला, सिंधु राज राजेश्वर और मालव लक्ष्मी लता परशु, मतलब मालवा क्षेत्र की लक्ष्मी को जीता है, तो वहां से धन संपत्ति लिए, सिंधु राज पर अधिकार किया है और हड़ों को हराया है। ऐसी उपमाओं से क्या किया? विभजित किया था। लिखा है प्रभाकर वर्धन ने हड़ों पर विजय प्राप्त की थी। आपको याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। वह प्रतापशील के नाम से विख्यात था। क्या? प्रभाकर वर्धन। पन किस नाम से जानते हैं? प्रतापशील के नाम से जानते हैं। उसने मौखरियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी शासक ग्रहवर्मन से कराया था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह इससे कराया था, ग्रहवर्मन से कराया था। यहीं आपको पूरी कहानी मिलेगी। ग्रहवर्मन की हत्या शशांक कौन करता है? राजवर्धन बचाने जाता है, हत्या हो जाती है, तो जाके हर्षवर्धन सबकी टांग में जाके आते हैं, सबकी बैंड हो जाते हैं, ठीक है ना। हर्षवर्धन के प्रशासन की बात करूं तो समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार स्थापित किया था। और हर्ष ने क्या? एक प्रमुख कार्य क्या किया था? प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। हर्षवर्धन ने गुप्तों द्वारा स्थापित मूल प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा, परंतु आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किया। तत्कालीन स्रोतों में हर्ष के शासन जानकारी मिलती है। देखो राजतंत्रात्मक, तो जो शासन व्यवस्था थी कैसी थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और इसी के अनुकूल क्या किया था? हर्षवर्धन राज्य और शासन का प्रधान बनाया गया था, माना गया था, ठीक है ना। राज्य की समस्त शक्तियां हर्ष के केंद्र में थी, मतलब राजा के केंद्र में थी। सैद्धांतिक रूप से वह सर्वशक्तिशाली और निरंकुश शासक था, जिस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं था। परंतु व्यवहारतः वह प्रजावत्सल शासक था, मतलब प्रजा से प्रेम करने वाला था। वह सदैव जनहित कार्यों में लगा रहा, प्रजा के कल्याण हेतु कार्य किए। बाणभट्ट व चीनी यात्री हंसांग हर्षवर्धन के प्रशासनिक गुणों का उल्लेख करता है और उनके प्रशासन की प्रशंसा करता है। राजा का आदर्श तो कादम्बरी में और हर्षचरित में स्वयं हर्ष द्वारा लिखित नाटकों में तथा स्वयं हर्ष द्वारा लिखित नाटकों में राजा के आदर्शों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार राजा उदार था, प्रजा के कल्याण की भावना सर्वोपरि थी। वह धर्म और दंड का समुचित व्यवहार करता था। वह शांति व्यवस्था स्थापित करने और प्रजा के लिए आध्यात्मिक कल्याण के कार्य करने के लिए शासक था। बाणभट्ट में बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म से करते हैं, द्रोणाचार्य से करते हैं, अश्वत्थामा से करते हैं, कर्ण से करते हैं, युधिष्ठिर से करते हैं, अर्जुन से, शिव से, इंद्र से, वरुण से, कुबेर से। मतलब महाभारत के सभी पात्र यहाँ पे दिख जाते हैं आपको बाणभट्ट के हर्षचरित में। ह्वेनसांग के अनुसार चिनियत्ती ह्वेनसांग हर्ष की प्रशंसा करते हुए लिखता है
कि हर समस्त दिन 3 भागों में विभक्त करता था। मैं बोलता था जैसे आपको ना सुबह से लेके 12 बजे तक का टाइम, फिर 12 से 5 का, फिर शाम का टाइम। तो समस्त दिन को 3 भागों में बाँटता था। दिन का 1 भाग प्रशासनिक कार्यों के लिए, शेष 2 भाग धार्मिक और द जनित कार्यों के लिए। ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना आपके लिए, एक कठिन काम के लिए, एक सामान्य अध्ययन के लिए और शाम का काम प्रैक्टिस के लिए। संविधान के अनुसार हर्ष कार्यों में इतना व्यस्त था कि वह अपनी भूख और निद्रा भूल जाता था। इन्हीं विवरण एवं हर्षरस से ज्ञात होता है कि केवल बरसात के समय को छोड़कर हर्ष अन्य समय भ्रमण करने के लिए भी प्रशासनिक निरीक्षण करता था। इन निरीक्षणों के दौरान वह अस्थायी शिविरों में रहता था। उसके दौरान कई स्थानों पर स्थान बनाए गए थे। मणिधारा पर, वर्धमान कोटी पर, संकिसा पर, कतिका पर, प्रयाग पर और कंजालकर पर। इस संकिसा आपसे एक बार पूछा गया किसी मामले में, याद रखना। साम्राज्य का गठन की बात करूं तो हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। गृहराज, भोगराज, अधीनस्थ राज आपको मिलेंगे, अधीन मंत्री आपको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके साम्राज्य में क्या गृहराज, भोगराज, अधीनस्थ राज, अधीनस्थ मंत्री मिलेंगे। गृहराज पर हर्ष का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण था। राज्यों पर उसका केवल अप्रत्यक्ष क्या था, नियंत्रण था। राज्यों पर अधीनस्थ शासक एवं सामंत नियुक्त किए जाते थे। हर्ष की उपाधियों की बात करूं तो परम भट्टारक, महाराजा राज, सकलुत सकलुतरापतेश्वर, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर इसकी उपाधियां थी। अधीनस्थ शासकों की बात करूं तो जो शासक अधीनस्थ थे उनकी उपाधियां भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति, नरपति, सामंत, महासामंत, महाराजा। मतलब अधीनस्थ लोग भी महाराजा उपाधि धारण करने लगे। ये शासक हर्ष को कर देते थे। वे हर्ष को जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता दे देते थे और राज दरबार में उपस्थित होते थे। हर्ष उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था और प्रशासनिक छूट देता था। हर्ष के प्रमुख शासकों की बात करूं तो वल्लभी में ध्रुवसेन, कामरूप में भास्कर वर्मन, मगध में पूर्ववर्धन, जालंधर को उदित। जालंधर कौन मिलेगा? आपको उदित मिलेगा, क्या रखना। जालंधर कौन मिलेगा? आपको उदित मिलेगा। आगे देखते हैं अपन लोग। आनंद भाई से अटक गया जी, ये अटक गया। ये अटक गया। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्या ना, वल्लभी का ध्रुवसेन, वल्लभी ध्रुवसेन, कामरूप में भास्कर बर्मन, मगध में पूर्व बर्मन, जालंधर में उदित, उत्तर गुप्त शासक में माधव गुप्त। ठीक है, ये आपको प्रमुख मिलेगी। फिर से याद करो, याद करूंगी, याद ही करना है आपको। पल्लवी कौन मिलेगा आपको? अधिकारी ध्रुवसेन मिलेगा, ध्रुवसेन द्वितीय। कामरूप में भास्कर बर्मन, मगध का पूर्व बर्मन, जालंधर का उदित और उत्तर गुप्त शासक माधव गुप्त। ये आपको याद रखने हैं। जालंधर में उदित, जालंधर में उदित, जालंधर में उदित, मगध में पूर्व बर्मन, अब आपको याद हो जाएंगे, पूर्व बर्मन। बल्लभी में आपके ध्रुवसेन द्वितीय और कामरूप में आपके भास्कर बर्मन। इस पर व्यवहारिक रूप से हर्ष उसके अधीनस्थ शासकों के मध्य शक्ति का विभाजन था। हर्ष मौर्य सम्राटों के समान शक्तिशाली नहीं था। राज्य की वास्तविक शक्ति केवल उसके हाथों में केंद्रित नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? सामंती व्यवस्था और विकेंद्रीय शासन मिल रहा है। सहायक मंत्री अधिकारी तो हंसांग के अनुसार हर्षवर्धन मंत्री परिषद की सहायता से प्रशासन संभालता था, जिनकी संख्या निश्चित नहीं थी। इस परिषद में सामंत, विभागीय प्रधान और राजा के सलाहकार होते थे। हर्ष के सभी मंत्री योग्य और कुशल थे। वे कुशल सेनापतित्व का गुण रखते थे। वानवट के अनुसार हर्ष का मंत्री भंडी भी राजा के साथ सैनिक अभियानों में भाग लेता था। प्रमुख मंत्रियों में में नागानंद में प्रधान आमात्य का उल्लेख किया गया है। रत्नावली में प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। मंत्री विभागीय व सैनिक टुकड़ियों के प्रमुख होते थे। भंडी कौन था आपका? भंडी आपका सैनिक अभियानों में हर्ष का सहयोगी था। अवंती आपका युद्ध व सहयोगी मंत्री था। शहनाद आपका सेना का प्रधान था। कुंतल आपका सेना का एक नाम दिए गए मंत्री। भंडी आपका एक मंत्री था, अवंती एक मंत्री था, शहनाद एक मंत्री था, कुंतल एक मंत्री था। भंडी सैनिक अभियानों में हर्ष का सहयोगी था। अवंती युद्ध व शांति का मंत्री था। शहनाद सेना का प्रधान था और कुंतल घुड़सवार सेना का प्रधान था। प्रमुख राजकीय अधिकारी को बात करूं मैं, प्रमुख राजकीय अधिकारी की बात करूं तो हर्ष के अभिलेख तथा हर्ष चरित में अनेक राजकीय अधिकारी को उल्लेख मिलता है। जैसे महासंधि विग्रह, संधि विग्रह। संधि विग्रह कौन था बेटा? युद्ध व शांति के कार्यों को देखने वाला। महाबलाधिकृत, बलाधिकृत, सेनापति, भृतस्वार, कटुक, पाती, चाटबाट,
ये सभी सैन्य अधिकारी संबंधित, देखो यहाँ पे ये सभी क्या थे, कुछ सैन्य अधिकारी थे। पूछ सकता है भैया सैन्य अधिकारी तो चाटवाट, पाती, कटुक, वृद्धासुर, सेनापति, बलाधिकृत, महाबलाधिकृत, ये सभी सेना अधिकारी थे। अन्य अधिकारी देखो, राजस्थानी कौन हो गया, प्रादेशिक शासक हो गया। कुमारवाद संबंध, राजवंश से संबंधित अधिकारी हो गया। दूत, राजकीय संदेश वाहक। यम चेट्टी पूछा गया आपसे, यम चेट्टी, यम चेट्टी स्त्रियों संरक्षक। उपरेक, उपरेक आपका राज्यादेश तैयार करने वाला। महल संबंधी अधिकारी देखो तो महाप्रतिहार, चामर ग्रहणी, तांबुल कनक वाहिनी, तांबुल कनक वाहिनी, बौने, स्त्री सेवक, ये आपकी महल संबंधी अधिकारी है। प्रशासन की विशेषताओं की बात करूं तो अधिकारियों की सूची से स्पष्ट है कि हर्षकालीन जो सैनिक था, मुख्यतः सैनिक बल, जो प्रशासन था मुख्यतः सैनिक बलों पर काम कर रहा था। नागरिक अधिकारी का उल्लेख नहीं था। संभवतः नागरिक एवं सैनिक प्रशासन के लिए एक ही प्रकार के अधिकारी थे। राजधानी में केंद्रीय सचिवालय एवं अभिलेखागार था। सचिवालय प्रशासन की देखभाल में करता था। सचिव कौन, सचिवालय प्रशासन की देखभाल करता था। सचिवालय जो था अपने पूरे प्रशासन की देखभाल करेगा। अधिकारियों को नगद व भूमि दोनों रूप में वेतन दिया जाता था। अधिकांश पदों पर राजा की इच्छा अनुसार नियुक्ति होती थी और अनेक पदों प्रशासनिक वंशानुगत भी थे। सैनिक संगठनों की बात करूं तो सैनिक सेना चतुरंगनी थी। पैदल, घोड़, रथ और गज मिलेंगे आपको। जल बेड़े का उल्लेख मधुबन और बांसखेड़ा से मिलता है, मतलब नौसेना का उल्लेख भी मिलता है। हर सेना में दक्षता, इसमें वीर, दक्ष और वंशानुगत सैनिक रखे जाते थे। अब वो सेना भी वंशानुगत हो जा रही है आपकी। सेना के रखरखाव में हर्ष पूरी तरह रुचि लेता था। वह स्वयं सेना निरीक्षण करता था। इस नए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, क्या इन्हें नए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रखता था। वह अपनी स्थायी सेना के अतिरिक्त हर्ष को अधीनस्थ शासकों व सामंती सेना से सहायता प्राप्त थी। राष्ट्रीय सेना की बात करूं तो चीनी यात्री हंसांग के अनुसार हर्ष के पास राष्ट्रीय सेना भी थी। इसका कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है। संभवतः इसका अर्थ है कि हर्ष की सेना पूरे देश के सैनिक बहाल किए जाते थे। हर्ष की सेना की संख्या की बात करूं, देखो शिलादित्य हिमसान के अनुसार शिलादित्य अर्थात हर्ष ने राजा बनते ही 5,000 हाथी, 2,000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिकों की सेना तैयार की। बाद में सेना की संख्या वृद्धि हुई। हाथी कितने हो गए, 60,000 हो गए और घुड़सवार बढ़कर 1 लाख हो गए। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी महावाला अधिकृत था। सैन्य व्यवस्था संबंधी अन्य अधिकारी भी थे। कटुक बड़ापन गज सेना का प्रधान था। इसके बाद स्कंदगुप्त था। सेना के लिए सैनिक शिविर बनाए जाते थे, ठीक है ना। कटुक के पद पर कौन था, स्कंदगुप्ता। कटुक के पद पर कौन था बेटा, स्कंदगुप्ता। कटुक गज सेना का प्रधान था और इसके पद पर स्कंदगुप्ता। कानून व्यवस्था की बात करूं तो साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। चीनी यात्रियों के चीनी यात्रियों के विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य में अपराध कम होते थे और अपराधियों की संख्या भी कम थी। अपराधियों की रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। अपराधियों को कठोर दंड देते थे। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, विष परीक्षा, तुला परीक्षा, आजीवन कारावास से लेकर अंग भंग तक की सजाएं दी जाती थी। विशेष अवसरों पर अपराधियों को भी मुक्त किया जाता था। सम्राट न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। कानून एवं न्याय व्यवस्था के अधिकारी की बात करूं तो महापरमात, परमात्री, मीमांसक, दंडिक, दंडपासिक, दंडिसा, चौराणधिक, दुस्साध्य, साधनिक, चट्टभट आपको अधिकारी मिलेंगे। न्याय व्यवस्था में कौन कौन, महापात्र, महापरमात, परमात्री, मीमांसक, दंडिक, दंडपासिक, दंडिसा, चौराणधिक, दुस्साध्य, साधनिक, चट्टभट नाम आपको अधिकारी मिलेंगे। ये पुलिस और न्यायाधीश दोनों क्या करते थे। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। राज्य की सर्वाधिक आय भूमि राजस्व से प्राप्त होती थी। किसानों से विभिन्न प्रकार कर वसूले जाते थे। उद्रंग, औपरिक, धान, हिरन। आप पूछ सर एक कर किस प्रकार के नाम बताओ, तो मैंने गुप्त काल पढ़ा था ना, इन सबके नाम पढ़े थे अपन ने, ठीक है। इनके अतिरिक्त तुल्य में भाग, भोग, भूत भाग जैसे कर भी लिए जाते थे। राजस्व अधिकारी भौगिक भौगिक कर वसूलने का अधिकारी था। पुस्तपाल हिसाब रखने का अधिकारी था। राज्य की ओर से एग्रीकल्चर की देखभाल की जाती थी। कृषि और भूमि की नाप कराई जाती थी। भूमि की उपज का 1/6 राजस्व से किसानों से वसूला जाता था। राज्य की आय के प्रमुख स्रोत की बात करूं तो बाणभट्ट के अनुसार वन भी राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे। वनों की रक्षा वनपाल से की जाती थी। व्यापार और उद्योग से भी राज्य की आय होती थी। अपराधियों पर लगाए जाने गए जुर्माने भी राज्य की आय का स्रोत थे। राज्य की आय की व्यय की बात करूं तो सरकारी व आर्थिक कार्य, सार्वजनिक अधिकारियों की सहायता, विद्वानों को सहायता पुरस्कार और दान पुण्य।
नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की बात करूं तो 100 गांव की आय राज्य की ओर से प्रदान की जाती थी। हर्ष की मुद्रा की बात करूं तो नालंदा, बिहार, सोनापति, सोनीपत, हरियाणा से हर्ष की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ये मुद्राएं मूलतः तांबे की थी और सोनीपत से प्राप्त मुद्रा में सिप को बान नंदी का अंकन है। इस बात को आपको रखना है, सिप का बान नंदी हर्ष की मुद्रा पर मिलता है। नालंदा में जो मुद्रा मिलती है उसमें श्री हर्ष लिखा होता है और इस मुद्राओं में हर्ष को महेश्वर, सार्वभौम, महाराज कहा गया है। प्रमुख इतिहासकार राधा मुकुंद मुखर्जी ने लिखा है कि हर्ष में अशोक तथा समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण मिलता है। क्या हर्ष में अशोक तथा समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण मिलता है? इस बात को आपको याद रखना है। हर्ष में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। कौन लिखते हैं? राधा मुकुंद मुखर्जी। आपसे पूछा जा सकता है कि यह बात किसने कही है, तो राधा मुकुंद मुखर्जी की इस बात को आपको रखना है। क्या रखना है? क्या बोलते हैं कि हर्ष में सुबह समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। क्योंकि पता है कई इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं अशोक का जो शासन था सैन्य व्यवस्था पर आधारित था। मैं इसको डिटेल में नहीं लिया है, आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट लिया, जो लिखा हुआ भाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बस। एक्स्ट्रा चीज मैंने इसलिए नहीं ली अभी, ये जो एक्स्ट्रा चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपके लिए भाई कट्टर कट्टर दमदार लगानी पड़ेगी, है कि नहीं? याद रखना कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। मैंने भली शॉर्ट में की है, आपको जब इंटरव्यू पढ़ोगे आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इतना हो जाएगा, पता है मुझे। हर्ष के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत को भुक्ति आदेश कहते थे। प्रांत का शासक सम्राट द्वारा नियुक्त था। प्रांतीय शासक को औपरिक, आयुक्त, गुप्ता, राजस्थानीय और राष्ट्रीय नाम से जानते हैं। हर्षकालीन प्रमुख भुक्ति ऐच्छिक भुक्ति बांसखेड़ा से जानकारी मिलती है। याद है कि यहाँ एक गांव दान में दिया था। श्रावस्ती भुक्ति मधुबन अभिलेख में इसका लेख मिलता है। कौशाम्बी भुक्ति श्रीनगर या नगर भुक्ति पंडु प्रथम मतलब जम्मू कश्मीर के राज्य में था। प्रथम 3 भुक्तियां उत्तर भारत में थी और नगर भुक्ति आपकी बिहार के मगध क्षेत्र में स्थित 3 नगर, जैसे श्रीनगर वो वाली नहीं है, ये आपकी कौन सी है बेटा? बिहार वाली है। और पुंडवर्धन भुक्ति आपकी बंगाल में थी। पुंडवर्धन कहाँ पे थे? बंगाल में थी। विषय प्रशासन की बात करूं, विषय भुक्ति छोटी इकाई प्रशासन थी। विषय का प्रमुख विषयपति था। विषय आगे पथक में विभाजित थे। किसमें? पथक में थे। ये विषय हो गया, ये पथक भुक्ति हो गया, ठीक है। भुक्ति किसमें है बेटा? भुक्ति विषय में है और विषय आगे किसमें? पथक में। पथक में विभाजित हो जाएंगे। विषयपति की नियुक्ति प्रांतपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रांतपति द्वारा। मधुबन अभिलेख में कुंडदाना विषय का उल्लेख मिलता है। बांसखेड़ा में अंग्रेजी विषय का उल्लेख मिलता है। दान दिए गए थे कि नहीं? कभी कभी विषयपति की नियुक्ति से सम्राट से की जाती थी। विषय आधुनिक जिले के समान थे। विषयपति का कार्यालय विषयाधिकरण कहलाता था। यह कार्यालय अधिष्ठान या मुख्य नगर में स्थित होता था। पथक अथवा ग्राम, तो पथक में अनेक ग्राम होते थे। पथक की स्थिति आधुनिक तहसील की जैसी थी। ग्राम का प्रशासन जो प्रधान था महत्तर था। महत्तर निम्नलिखित अधिकारियों की सहायता करने से प्रशासन संभालता था। महत्तर किसकी आता था? देखो, अग्रहारिक, अष्टकुलाधिकरण, अक्षर पटलेख, जलवाटक, उत्खेट चटक, पुष्पपाल, प्रणिक, लेखक, कायस्थ, ये सबके सभी ग्राम स्तर पर स्थित अधिकारी थे या ग्राम सभा के सदस्य थे। सभी क्या थे? ग्राम सभा के सदस्य थे। महत्तर संभवतः गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वह अवैतनिक कर्मचारी होते थे, ठीक है ना, याद रखना। अब आ जाओ हर्षकाली प्रमुख अधिकारी। देखो यहाँ पे चार्ट बना दिया, पूरा रट्टा मारो, रट्टा मारो। राजस्थानी क्या थे? प्रांतीय भुक्ति का शासक था। विषयपति विषय का शासक। मात्र गांव के सभी मामलों की देखभाल अवैतनिक कर्मचारी। ग्रामीण गांव का महत्वपूर्ण अधिकारी। कुलाधिक कुलाधिकरण गांव का महत्वपूर्ण अधिकारी। महासंधि विग्रह संधि युद्ध का अधिकारी।
महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी, बलाधिकृत सेनापति, बृहदाश्व अश्व सेना का अध्यक्ष, चार बाट वेतनिक व अवेतनिक सेना का अधिकारी, कटुक हस्ती सेना का अध्यक्ष, कर्णिक आपका साधारण श्रेणी का लिपिक, अध्यक्ष आपका विभिन्न विभागों का सर्वोच्च अधिकारी, अक्षपटलिक आपका लेखा जोखा रखने वाला लिपिक, दीर्घध्वज तीव्रगामी संपादक, भौगोलिक या भोगपति, उपज का राजकीय भाग वसूल वाला अधिकारी, महाप्रतिहार आपका राजप्रशासक का अधीक्षक, मीमांसक न्यायाधीश, आयुक्त साधारण अधिकारी, उपरिक्त महाराज प्रांतीय शासक, दूध राजस्थानी राष्ट्रपति मंत्री का पद, राष्ट्रमंत्री पद। ये आपके प्रमुख अधिकारियों के नाम आपका करने का अर्थ याद कर लेना। दीर्घध्वज क्या है? दीर्घध्वज तीव्रगामी संपादक, दीर्घध्वज ध्वज ध्वज ध्वज, अक्षपटलिक लेखायोग का अध्यक्ष, विभिन्न विभागों का सर्वोच्च अधिकारी, मीमांसक न्यायाधीश, आयुक्त साधारण अधिकारी, उपरिक्त प्रांतीय दूर राजस्थानी राष्ट्रमंत्री। हर्ष के जनकल्याण संबंधी कार्य। हर्ष के प्रशासन का उद्देश्य लोक हितकारी था। हर्ष के प्रशासन के संबंध में फैंसांग लिखता है, सरकारी मांगे कम थी, परिवार के पंजीकरण की ना तो आवश्यकता थी, ना जबरदस्ती बेगा लिया जाता था, कर बहुत हल्के थे, बेगा ना होने के कारण सभी अपने क्रमों में और अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में लगे रहते थे। प्रशासन ईमानदार था, सभी लोग आपस में मिलकर रहते थे। सम्राट जनहित कार्यों में रुचि लेता था। उसने आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण कराया था। उसने चैत्यों, विहारों, मंदिरों, सरायों का निर्माण कराया था। शिक्षा साहित्य में गहरी रुचि ली थी। अतः विद्वानों को दान दिए गए, उन्हें पुरस्कृत किया गया। शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मण गरीब को दान देते थे। शिक्षण संस्थान ब्राह्मण और गरीब को दान दिए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने दान दिया था। हर्षवर्धन के शासन कमजोरी की बात करूं तो हर्षवर्धन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें अनेक कमजोरियां थी। पूरे प्रशासन व्यवस्था सामंती पद्धति पर आधारित थी। स्थानीय अधिकारियों के हाथ में शक्ति संचित थी। भूदान व्यवस्था ने अधिकारियों, प्रांतीय शासकों और स्थानीय तत्वों को अधिक प्रभावशाली बनाया था। किसी पर अधिक बल देने से औद्योगिक धंधे, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा व्यवस्था, नगरों के विकास को धक्का पहुंचा। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? राज्य की स्थिति कमजोर होती है। दान दक्षिणा पर भी अधिक व्यय से आर्थिक स्थिति कमजोरी राज्य की। प्रशासन पर कठोर नियंत्रण न करने से अधिकारियों का अत्याचार बढ़ा। अव्यवस्था, असुरक्षा की स्थिति देखी गई। चीनी यात्री हंसांग भी स्वीकार करता बेटा कि हम भी कई बार लूटे गए। सम्मेलन के अवसर पर सम्राट हर्ष की हत्या का प्रयास किया गया था। अच्छा, हत्या की जब बात आई है ना, तो अभी आज की ट्वीट रात की अभिजीत दीपके ने की है कि भैया सोनम वांगचुक पर हमला किया गया रात में। इस सरकार की नालायकी है। सरकार को व्यवस्था करनी पड़ी। हालांकि दिल्ली पुलिस सहयोग में है, वहां पे इस टाइम पे दिल्ली पुलिस ने बहुत सहयोग किया रात में। इस प्रशासनिक व्यवस्था में आज मेरे आपको नींद में आवाज भी लग रही होगी कि हम लोग थोड़ा चटियाते रहे, पूछते रहे हाँ कैसा माहौल है, कैसा माहौल है। दिल्ली में अच्छे खासे स्टूडेंट है। मैं तो स्वास्थ्य कारणों से पहुंच नहीं पाता, नहीं 20 जुलाई को मैं भी पहुंचता। इस प्रशासनिक व्यवस्था में विघटनकारी तत्व अधिक शक्तिशाली थे। फलतः हर्ष की मृत्यु के तत्काल बाद उसकी साम्राज्य नष्ट हो गया। हर्ष की धार्मिक नीति की बात करूं, हर्ष एक धर्म सहिष्णु शासक था। सैव मतावलंबी होते हुए भी उसने अन्य धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा। वह विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों को बुलाकर उनसे धर्म चर्चा करता था। वह अपनी बहन राजश्री के कारण बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। वंशांग के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। हर्ष के प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म का चीन में प्रचार हुआ। भारत में भी इसके प्रचार की गति तीव्र हुई। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। कन्नोत्सव वंशांग के सम्मान में बौद्ध धर्म में के प्रचार के लिए हर्ष ने कन्नोत्सव का आयोजन किया था। 20 राज्यों के राजा यहाँ पे आए थे। विभिन्न धर्मों के विद्वान आए थे। ब्राह्मण भी आए थे, हीनयान बौद्ध भी आए थे, महायानी बौद्ध भी आए थे। इस अवसर पर कन्नौज में संगाराम तथा 100 फीट ऊंचा बुर्ज बनाया गया था। इसमें हर्ष के कद के बराबर बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा बनाई गई थी। इसी अवसर पर संगाराम में आग लगने का उल्लेख मिलता है। हर्ष की हत्या का प्रयास मिलता है। पंचांग के अनुसार 500 ब्राह्मणों के निष्कासन का आदेश दिया गया था कि वही ब्राह्मणों ने आग लगाई थी। इस सभा में महायान संप्रदाय की श्रेष्ठता स्थापित की गई। हर्ष ने कश्मीर से बुद्ध का दांत मंगवाकर कन्नौज में स्थापित किया था। प्रयाग मुख्य परिषद बौद्ध धर्म का समर्थक होने के बाद ब्राह्मण धर्म में हर्ष की रुचि कम हो गई थी। प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामुख, ये पूछा कितने वर्ष? प्रत्येक 5वें वर्ष में। कब? प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में महामुख परिषद का आयोजन करता था। इसमें बुद्ध, सूर्य, शिव की पूजा की जाती थी। इस अवसर पर
हर्ष अपने 5 वर्षों में अर्जित संपत्ति दान करता था, यहाँ तक कि वह स्वयं अपने वस्त्र दान करता था। छठी मोक्ष महापरिषद का उल्लेख मिलता है ह्वेनसांग। यह परिषद प्रयाग में हुई थी। लगभग 5 लाख व्यक्ति आए हुए थे। इसमें श्रमण, नरग्रंथ, ब्राह्मण, निर्धन, अनाथ भी सम्मिलित थे। तैयार रखना, जो महामोक्ष परिषद थी, धार्मिक जो कौशाम्बी देखो यहाँ पे देखो, जो आपकी कन्नौज परिषद थी, कन्नौज सभा, वो मूलतः बौद्ध धर्म से थी। लेकिन जो आपकी प्रयाग परिषद होती थी, प्रयाग महामोक्ष परिषद, इसमें सभी धर्म के लोग आ गए। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यह परिषद 75 दिन तक चली थी। प्रथम दिन बुद्ध की पूजा, दूसरे दिन सूर्य की पूजा, तीसरे दिन शिव की पूजा और चौथे दिन दान किया गया था। इस प्रकार अपनी प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए हर्ष ने अथक प्रयास किया था। साहित्य शिक्षा में काम किया था। हर्ष एक अनुराग विद्या अनुरागी शासक के रूप में विख्यात था। प्रोफेसर आरसी मजूमदार लिखते हैं, वह युद्ध और शांति के कार्यों में समान रूप से कुशल था। जिस कुशलता से बस तलवार पकड़ता था, उतनी ही कुशलता से कलम पकड़ता था। ऐसे कौन बोलते हैं? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार तैयार है ना? तलवार और कलम की बात कौन करता है? तलवार व कलम की बात हर्ष के लिए आरसी मजूमदार करते हैं। आरसी मजूमदार। हर्ष स्वयं विद्वान व विद्वानों को समुचित आदर देता था। वह विद्वानों को दान देता था। शैक्षणिक संस्थानों को उदारतापूर्वक अनुदान करता था। वास्तव में हर्ष की महत्ता का एक प्रमुख कारण शिक्षा और साहित्य का संरक्षण भी था। वाणभट्ट के अनुसार हर्ष काव्य रचना में दक्ष था। क्या था? हर्ष काव्य रचना में दक्ष था। हर्ष की साहित्यिक प्रतिभा की बात करूं, 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोंडल ने, 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोंडल ने अपनी रचना अवंती सुंदरी कथा में हर्ष को विक्रमादित्य, मुंज और भोज जैसे कविंदरों की श्रेणी में रखा। ये आपसे पूछा गया है, हर्ष की तुलना विक्रमादित्य, मुंज व भोज से की गई। किसने की है? सोडल ने की है। सोडल महोदय ने की है। किसमें की है? अवंती सुंदरी कथा में की है। हर्ष की 3 नाटकों की रचना प्रियदर्श का, नागार्जुन, रत्नावली, ये 3 नाटक है आपके हर्ष के, जो हर्ष के माने जाते हैं। कुछ विद्वानों से धावक ने इसकी रचना की है। धावक ने इन नाटकों की रचना हर्ष के स्थान पर की है। इत सिंह के अनुसार नागानंद की रचना रास दरबार में अभिनय भी क्या? इत सिंह के अनुसार हर्ष ने नागानंद की रचना की है, राज दरबार उसका अभिनय भी कराया है। 1 मिनट आप रुकना। एक मिनट रुकना। मैंने ऊपर एक गलती की है। मैंने ऊपर गलत किया, बताया आपको एक फैक्ट, वो भी साहित्यिक स्रोतों में, और मेरे को वहां पर डाउट भी आ रहा था मैं गलत जा रहा हूँ। कहाँ गया प्रांतीय हर्ष हर्ष हर्ष। हाँ, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो मैं गलती बात पता कहाँ पे की है, देखो। नहीं चाहिए, नागेंद्र पीएस का रत्नावली सही है। सही है, सही है, सही है। कोई गलती नहीं, सही है। मैं कादम्बरी को लेकर आ रहा हूँ। ऐसा लगा कादम्बरी मैंने हर्ष की तो नहीं बता दी, कादम्बरी वाण भट्ट की है, ठीक है ना? और समझ लो। यहाँ पे देखो आप लोग, दरबार विद्वान की बात करते हैं तो हर्ष का दरबार ख्याति प्राप्त विद्वानों से भरा हुआ था। इसमें सर्वाधिक विख्यात बाणभट्ट थे। कादम्बरी, हर्षचरित, पूर्व पीठिका, चंडी शतक मिलती है आपको। बाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर और मातंग दिवाकर भी हर्ष के दरबारी विद्वान थे। मयूर ने सूर शतक की रचना की है। उड़ीसा का प्रसिद्ध विद्वान जयसेन भी हर्ष के समय था। हर्ष ने जयसेन को 80 नगरों और गांव की आय दान रूप में देनी चाहिए, परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। इस बात को आपको याद रखना। उड़ीसा के प्रसिद्ध विद्वान जयसेन भी हर्ष के समय पे था। हर्ष ने जयसेन को 80 नगर व गांव की आय दान स्वरूप देनी चाहिए, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया था। नालंदा महाविहार को भी अनेक ग्राम दान में दिए गए। बाणभट्ट की रचनाओं में कादम्बरी, हर्षचरित, पूर्व पीठिका, चंडी सदा, ये आपको याद रखना है। बाणभट्ट ने इसके अतिरिक्त मयूर और मातंग दिवाकर भी, क्या बाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर भी और मातंग दिवाकर भी क्या थे? आपके हर्ष के दरबारी थे। मयूर ने क्या किया? सूर शतक लिखा। मयूर ने क्या बेटा? सूर शतक लिखा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? ह्वेनसांग की जीवनी की बात करते हैं तो ह्वेनसांग की जीवनी की रचना मित्र विली ने की है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जॉन विले द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस जीवनी में हर्षकालीन इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं।
इत्सिंग के विवरण की बात करते हैं। तो इत्सिंग नामक एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग नामक एक अन्य चीनी यात्री का विवरण भी हर कालीन मिलता है। इसके विवरण का अंग्रेजी अनुवाद जापानी बौद्ध विद्वान त्सुत्सु द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना। ह्वेनसांग की भारत यात्रा की बात करूं तो हर्षवर्धन के समय विख्यात चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग को इवांगचुआंग, वांगचुआंग, साकमुनि यात्रियों के राजकुमार इन नामों से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। 630 ईस्वी में भारत आया था। भारत में वह 644 तक रहा है। उसने भारत के नगरों, बौद्ध केंद्रों, स्तूपों और महाविहारों का भ्रमण किया है। ठीक है ना। सीयू की उसकी रचनाएं। लौटने के पश्चात पाश्चात्य संस्कार का लेख सीयू की उसने लिखी। ठीक है ना। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा, साहित्य की जानकारी मिलती है। यद्यपि हंसांग या वांगचांग का विवरण धार्मिक भावना से प्रेरित था, तथापि इससे तत्कालीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा की बात करूं तो भैया ह्वेनसांग नालंदा बिहार में अध्ययन करने भारत से बौद्ध ग्रंथ ले जाने के उद्देश्य से 630 में स्थल मार्ग से आया था। ह्वेनसांग के भारत आगमन के समय चीन का शासक ताई सुंग थे। पूछा गया है चीन का शासक कौन था उस टाइम पे? ताई सुंग था। कौन था? ताई शुंग था। 645 में वापस लौटा। हर्ष के दरबार में कई समय तक रहा। ह्वेनसांग भारत को इंतुंग कह के पुकारता है। भारत को क्या? इंतुंग। आपसे पूछ सकता है चीनी विवरणों में भारत को किस नाम से? तो इंतुंग नाम से पुकारा, इंतु इंतु नाम से पुकारा गया है। ह्वेनसांग की शिक्षा की बात करूं तो थानेश्वर में ह्वेनसांग ने जयगुप्त नामक बौद्ध से शिक्षा ली थी। 637 में नालंदा पहुंचा था। नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य शीलबद्ध थे। ह्वेनसांग में बल्लवी के शासक ध्रुव सेन को हर्ष का दामाद बताया। ध्रुव सेन बल्लवी के जो शासक था या बल्लवी जो अधिकारी था उसको क्या हर्ष का दामाद बताया। उसने सिंध के राजा को शुद्ध बताया। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग की छठी मुख महापरिषद में भाग लिया था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष समस्त भारत का स्वामी था, प्रजा के हित में काम करता था। हर्ष को शीलादित्य भी कहा जाता था। ह्वेनसांग के अनुसार ब्राह्मण धर्म अनेक शाखाओं में विभक्त था। बालकों की शिक्षा 7 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी। बौद्ध विहारों के अतिरिक्त गुरुकुल भी शिक्षा दी जाती थी। उसके अनुसार बड़माला में 47 अक्षर थे उस समय पे। नालंदा महाविहार की बात करूं तो नालंदा अपने आप में फेमस था। चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका से लोग यहाँ पे आते थे। भरण पोषण के लिए 100 गांव का राज यहाँ पे होता था और वल्लभी दूसरा आपका शिक्षा केंद्र था। इस बात को आपको करना। इस बार से हर्ष देखा हमने, यहाँ हर्ष का प्रशासन देखा, हर्ष के समय ह्वेनसांग देखा, साहित्य देखा, सैन्य व्यवस्था देखी। हर्ष के समय दो चीज तो महत्वपूर्ण है। हर्ष के समय पर एक तो आपकी सैन्य व्यवस्था महत्वपूर्ण है, उनसे लोक कल्याणकारी जीवन भी महत्वपूर्ण है। अब एक समझो हर्ष के लिए व्यंग किया जाता है कि ये एक सैनिक शासक होते हुए लोक कल्याणकारी शासक है। आज वर्तमान में मिलिट्री शासन चल रहा है, मिलिट्री शासन, तो मिलिट्री शासन भी लोक कल्याणकारी हो सकता है, अध्यात्म की बात कर सकता है। इसकी जानकारी में हर्षवर्धन से मिलती है। बताए आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं ना, मैं खुद ऐसे पढ़ा के बोर हो जाता हूँ कि क्या मैं आपको सिंपल ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है भैया, ये सिर्फ एमपीपीएससी के स्तर पे है। हालांकि यदि आप दिसंबर का नेट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आप इन क्लास को सुन सकते हो। मैं आपको नोट्स के लिए नहीं बोलूंगा, आप नोट्स रखो या कुछ करो, बस सुनो बस, क्योंकि पता है मैं आपके लिए नेट के लिए अलग से पढ़ाऊंगा। ये एमपीपीएससी के एग्जाम के हिसाब से वन लाइनर है। मुझे पता है थोड़ा पढ़ाने में बोरिंग होता है, पढ़ने में बोरिंग होता है, लेकिन अगर जिसने भी पेशेंस रखकर अंत तक इस क्लास को सुन लिया और अंत तक इन 10 तक हमारे साथ चल गया, याद रखना वो रुकने वाला नहीं है एग्जाम में। यही मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा यूनिट 1 से 10 तक मुझे मैराथन करनी है। डेली एक मैराथन होगी जहाँ पे पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, 5-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन। पूरा दिन लग जाएगा, 10-10 घंटे 12 घंटे चलेगी। बहुत सारा उसमें रेस्ट भी लेना पड़ेगा, पता है मुझे, लेकिन बहुत शानदार चीज होगी। बोल क्या? बहुत शानदार चीज होगी, बहुत मस्त चीज आपको मिलेगी उसमें, ठीक है नहीं? तो कमर कसे रहना और अभी से करते जाओ, तभी मजा आएगा। नहीं अंत में बैठ रहे सर मुझ पे नहीं हो पाया, मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बोलता कुछ हुआ ना हो, एक बार सिलेबस आपका होना चाहिए। एक बार यूनिट 1 से 10 तक की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और दोनों चीज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना।